आज की इस वीडियो में जो तीसरा पाठ है पहली बूंद, इसके जितने भी प्रश्न है ना उसके उत्तर को हम आज बताएंगे, ठीक ना। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा ये जो है इसका क्या बनना है, इसका फिगर यानी चित्र बना देना है। देखिए कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बादल के लिए, अंकुर के लिए, बूंद के लिए तो और पावस के लिए। देखिए बादल के लिए तो हुआ नहीं है, बादल जो आसमान में होता है, और बूंद मतलब पानी का एक बूंद, और पावस का मतलब होता है, पावस का मतलब क्या होता है, तो पावस का मतलब वर्षा का समय, मौसम या फिर ऋतु होता है, ठीक ना। और अंकुर, अंकुर का मतलब क्या होता है, नया पौधा निकलना। तो नवजीवन मतलब नया जीवन कौन लेता है, तो नया पौधा ही लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर अंकुर हो जाएगा, ठीक ना। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो अंकुर शब्द के लिए, ठीक ना, यानी अंकुर के लिए। आगे देखिए, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। काली पुतली क्या है, बारिश की बूंद, वृद्ध धरती मतलब बूढ़ी धरती, ये भी नहीं है। नगाड़ा के लिए है, नहीं। बादल के लिए, हाँ बिल्कुल बादल के लिए। जब हमने चैप्टर का एक्सप्लेन किया था ना, तो उस टाइम हम आपको बताए थे, यहाँ पे इसका अर्थ हमने आपको बताया था कि काली पुतली ये जलधर मतलब काली पुतली जैसे क्या है ना, जलधर, जलधर मतलब बादल, ठीक ना। तो हमने उसमें आपको बताया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जरूर आप लोग जाकर जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बादल हो जाएगा। इसके सामने आपको क्या करना है, ऐसे स्टार बना लेना है। और यहाँ पे क्या करना है कि इसके सामने ऐसे आपको स्टार बना लेना है, ठीक। और उसके आगे देखिए, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। मतलब आपने यहाँ पे अंकुर क्यों चुना और यहाँ पे आपने बादल क्यों चुना। ये आपको क्या करना है ना कि अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक ना। तो आप लोग कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बाकी लिख के लाए हैं जो हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर छापना हो तो छाप सकते हैं, बाकी आपको दोस्तों के साथ चर्चा करके भी ये लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा कि कविता में अंकुर को धरती से निकलकर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जो नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक ना। कविता में क्या है ना कि एक अंकुर जो है ना वो क्या होता है कि धरती से निकल रहा है। तो जैसे धरती से ऐसे निकल रहा है कि लग रहा है वो नया जीवन जी रहा है, नया जीवन अपने स्टार्ट करने वाला है, ठीक ना। तो वही बात हुआ कि नव जीवन के लिए अंग्रेजी, नव मतलब नया, जीवन मतलब जीवन, तो अंकुर के लिए वो प्रयुक्त किया गया है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। उसके आगे देखिए, इस प्रश्न में आपने बादल क्यों चुना, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, बादल आकाश में काले धाबों की तरह दिखाई देते हैं जो आंख की पुतली से मिलते जुलते हैं, ठीक ना। आंख में जो पुतली होता है ना, आंख में जो काला वो जो गोला होता है ना, कि उसी के जैसा क्या होता है कि मिलता जुलता लगता है, इसलिए हमने इसका चुनाव किया, बादल का चुनाव किया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको भी हल कर लिया आपने। अब चलिए उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे है मिलकर करे मिलान। अब आपको यहाँ पे मिलान करना है। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं दाहिने ओर, मतलब इस साइड दाहिने हाथ के तरफ रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इसका मिलान कीजिए। जैसे आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो देखिए आसमान में सागर नहीं उड़ सकता, लेकिन इसका भावार्थ, इसका भाव किससे मैच कर रहा है आपको ये बताना है और उसी से इसको मिला देना है। तो देखिए मेघ गरजना तो होगा नहीं, बादल हो। देखिए आसमान में उड़ता सागर, तो सागर जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, बादल से। यानी जैसे सागर में क्या होता है कि पानी होता है, वैसे ही बादल में भी पानी होता है। तो यहाँ पे भावार्थ मिल रहे हैं इसके, ठीक ना। तो इसको आपको इससे मिलाना है। जो रेखांकित चित्र उड़ता सागर है ना, उसको बादल से मिलाना है और इसका भावार्थ इससे मिल रहा है। बजा नगाड़े जगा रहे बादल की तरुणाई, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। अगर पिछले वीडियो आप देखिएगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक ना। तो जरूर आप लोग जाकर देखिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक है और प्लेलिस्ट के लिंक में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेघ गरजना, क्योंकि बादल मतलब जो आसमान में होते हैं वो तो नगाड़े बजाएंगे नहीं,
तो वो तो क्या बजाते हैं, मेघ गरज गरज के, लगता है कि नगाड़े बजा रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। नीले नैनो सा ये अंबर, काली पुतली से जलधर पड़त। नीले नैनो सा, नीले नैनो सा का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आकाश, क्योंकि आकाश नीला होता है, हम लोग का नयन आंख भी नीला होता है, तो यहाँ पे इससे इसको मैच कराइए और बाकी ये बच्चा तो इससे मैच करेगा ही, ठीक ना। लास्ट में बच गया और ये भी बचा, तो दोनों मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम मतलब समझा देते हैं। वसुंधरा की रोमावली सी, रोमावली से मतलब होता है कि शरीर में जो रोए निकलते हैं, मतलब उसी के जैसा वसुंधरा पे क्या निकलते हैं, हरी दूब निकलती है, ठीक ना। वसुंधरा मतलब धरती पे, तो धरती से क्या निकलती है, हरी दूब, जैसे हम लोग के शरीर में रोए निकलते हैं, छोटे छोटे बाल, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इसको भी मिला लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके आगे देखते हैं आगे हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग को पंक्ति पे चर्चा करना है, ठीक ना। देखिए कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार कीजिए, और इन पे विचार करना है आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया। अब बताइए इसको आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस पे विचार करना है और इसके अर्थ को आपको क्या करना है, विचार करके कक्षा में साझा करना है और अर्थ को अपने नोटबुक लेखन पुस्तिका में लिखना है, ठीक ना। बाकी हम यहाँ पे लिख कर लाए हैं, तो आपको हम एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए पहला को पढ़िए, पहला है आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, ठीक ना। इसका एक्सप्लेन हमने उस वीडियो में किया था, बहुत ही आसान तरीका से बताया था। आसमान में उड़ता बादल मतलब आसमान में उड़ता सागर मतलब आसमान में ऐसे बादल उड़ रहे हैं, ठीक ना। सागर उड़ना का मतलब बादल उड़ना, ठीक ना। आसमान में बादल उड़ते हैं, ठीक ना। और लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और चमक ऐसे रहे हैं कि लग रहा है कि सोना चमक रहा है, और बजा नगाड़े जगा रहे हैं मतलब मेघ गरज कर धरती की तरुणाई को क्या कर रहा है, तरुणाई को जगा दे रहा है, ठीक ना। बाकी लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहे तो यहाँ से लिखिएगा कि दिख रहा है ना आपको, ये लिखिएगा कि आसमान में बादल ऐसे लगते हैं जैसे कोई समुद्र उड़ रहा हो, ठीक ना। आसमान में ऐसा मतलब लगता है ना कि कोई समुद्र उड़ रहा हो, बादल ऐसे लगते हैं कि कोई समुद्र उड़ रहा हो, ठीक ना। उनमें चमकती बिजली सोने जैसी चमक रही है, उनमें चमकती, जैसे बिजली चमकती होगी, बारिश होता होगा तो आप लोग देखे जरूर होंगे, वो क्या होता है कि लग रहा है कि सोना चमक रही है, ठीक ना। और बादलों की गर्जन नगाड़े की आवाज जैसी लग रही है। ये बादल बारिश करके धरती की नई ताजगी, हरियाली और जीवन को जगा रहे हैं। मतलब बारिश होने से पहले धरती ऐसे लग रही थी ना कि मर चुकी है, ठीक ना। तो जब बारिश होता है ना तो धरती की नई ताजगी, हरियाली और नई जीवन क्या हो रहा है कि फिर से आ जा रहा है उसके अंदर, ठीक ना। उसके आगे देखिए फिर से है कि नीले नैनो सा ये अंबर, इस पहला का आपने लिखा, पहला में आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है, तब जाके केवल इसका आपने अर्थ लिख पाया है। अभी यहां से लेकर यहां तक फिर से लिखना है, ठीक ना। तो उसके लिए फिर से पढ़िए इसको, उसके बाद फिर हम आपको भावार्थ को इसके बताते हैं, ठीक ना। नीले नैनो सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्वत्थ बहाकर धरती के चिर प्यास बुझाई। तो इसके लिए लिखिएगा नीला आकाश आंखों जैसा और काले बादल उसकी पुतली जैसा लगते हैं, ठीक ना। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। ये बादल करुणा से भरे होकर वर्षा के रूप में, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखे हैं क्या, वे बादल करुणा से भरे होकर वर्षा के रूप आंसू बहाते हैं, ठीक ना। वर्षा के रूप में क्या कर रहे हैं कि आंसू को बहा रहे हैं, ठीक ना। जिसे धरती की लंबे समय की लगी प्यास बुझ जाती है और वह फिर से हरी भरी और ताजा हो उठती है, ठीक ना। तो इसके भावार्थ में आपको ये बात लिखना है, ठीक ना। यहाँ पे सबका हमने अर्थ बताया था। नीला मतलब नीला, नैनो सा मतलब आंख के जैसा, ये अंबर मतलब आंख के जैसा, नीला क्या है, ये अंबर है यानी आसमान है। काली पुतली से ये जलधर मतलब जो हम लोग की आंख में काली पुतली गोल होती है ना, वैसे ही आसमान में क्या है कि बादल है, ठीक ना।
करुणा विगलित अश्वत बहाकर, मतलब जो है ना कि जो आसमान है या जो बादल है वो धरती की ये देख रहे हैं कि बहुत धरती क्या है ना कि बूढ़ी हो चुकी है, उसकी सारे ओठ फट चुके हैं। तो क्या हो रहा है ना कि धरती जो आसमान है वो करुणा मतलब दया से पिघल के आंसू बहा रहा है, ठीक ना, पिघल रहा है, जो आंसू के रूप में क्या हो रहा है, धरती की चिर प्यास को बुझा रही है, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहां से लेकर यहां तक आपको लिख लेना है, ठीक ना। बाकी चलिए आगे सोच विचार के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है, और कविता में आकाश और बादल को किसके नाम से किसके समान बताया गया है, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिखना है कि धरती, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं। दिख रहा है ना आपको साफ। चलिए आगे देखिए। धरती के सूखे ओठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार वर्षा की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है, ठीक ना। धरती का क्या होता है, हर्ष प्रकट होता है। यहाँ पे वर्षा लिखिए या फिर बारिश लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है, बारिश या फिर वर्षा दोनों बोल सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इसको एडिट भी कर सकते हैं, बाकी ये परफेक्ट आंसर है, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखिए। कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है। तो इसके अगले लाइन को यहाँ पे पढ़िएगा ना तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे लिख कर हम लाए हैं, देखिए, कविता में आकाश को नीले आंखों के समान और बादलों को आंखों के काली पुतलिया के समान बताया गया है। देखिए आंखों ऐसे लिखा जाता है शायद, ठीक ना, एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसको कैसे लिखा जाता है, उनको ध्यान नहीं है, आंखों में शायद ऐसे होता है चंद्र बिंदु, ठीक ना। तो देखिए कविता में आकाश को नीले आंखों के समान और बादलों को आंखों के काली पुतलियों के समान बताया गया है, ठीक ना। यहाँ पे पूछा था कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है, तो जो आकाश है ना उसको किसके समान बताया गया है, तो नीले आंखों के समान, ठीक ना। आकाश को नीले आंखों के समान और बादलों को आंखों की काली जो पुतलियां होती है ना गोल, उसके समान बताया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी आपने उत्तर लिख लिया। बाकी चलिए आगे देखते हैं, कविता की रचना को देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है। देखिए इसका समान अर्थ देखिएगा ना तो यहाँ पे लिखा है कि आसमान में उड़ता सागर, जो कि समान अर्थ देखिएगा तो इसका मतलब बनता ही नहीं है। कभी आसमान में सागर उड़ सकता है, जैसे हिंद महासागर, बड़े बड़े सागर होते हैं वो सब उड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं उड़ सकते हैं। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पे, कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव है, असंभव होता है, जो कि हमने आपको बताया कि असंभव होता है, कभी भी समुद्र आसमान में उड़ नहीं सकता। लेकिन भावार्थ को समझिएगा, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविताएं की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचाने और उन पर चर्चा करें, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कुछ ऐसे कविता के लाइन को आपको ढूंढना है जहां पे अगर उसका सामान्य अर्थ देखें ना तो लगे कि गलत बात है, यानी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन भावार्थ को देखें ना तो वो आनंददायक हो और मतलब उसका कुछ मतलब बने। जैसे अगर इसको आप साधारण इसका केवल अर्थ देखेंगे तो आसमान में सागर उड़ता नहीं है, ठीक ना, लेकिन इसको क्या कीजिएगा ना, इसका भावार्थ देखिएगा तो ऐसा मतलब ये पंक्ति आपको सही लगने लगेगा, मतलब कि आसमान में बादल सागर के जैसे उड़ रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि इस कविता में से कुछ लाइन को छांटना है और छांटने के बाद
आपको क्या करना है कि उनके भावार्थ को भी लिख देना है, ठीक ना। तो देखिए इसको भी हम लिख कर लाए थे। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसका सामान्य अर्थ समझिएगा ना, तो लगेगा आपको गलत बात है। जैसे धरती के सूखे अधरों, अधरों का मतलब होता है ओठ। अब बताइए धरती का ओठ होता है? बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भावार्थ इसका समझिएगा तो आपको लगेगा कि धरती का ऊपरी हिस्सा की बात हो रही है, यानी यहाँ पे ओठ कहने का मतलब हुआ धरती का ऊपर वाला हिस्सा जो फट चुका है, ठीक ना, उसकी बात हो रही है। और गिरी बूंद अमृत सी, और बूंद अमृत सा गिर कर फिर उसे क्या कर दे रहा है, उसको फिर से मतलब नॉर्मल कर दे रहा है, फिर से वो जो फटी हुई धरती है उसको फिर से नए जीवन दे रहा है, फिर से वो फली फूली हो जा रही है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ऐसे आपको शब्द को चुनना है, ठीक ना, और जिसका सामान्य अर्थ कुछ अलग हो और जैसे भावार्थ निकाले तो कुछ अलग हो जाए, ठीक ना। जैसे यहाँ पे ये वाला तो प्रश्न में आपको दिया था कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, ये वाला प्रश्न में आपको तो दिया था ना ये वाला। तो इसी प्रकार से आपको चुनना था। जैसे बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख कर लाया। अगर चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं, फिर इसको हमने एक को लिख कर लाए हैं। बाकी आप अगर 2-3 लिखना चाहते हैं तो अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार, ठीक ना। बाकी हम एक को लिख कर लाए हैं, इसको समझा देते हैं। उसके बाद तो आप समझ चुके हैं कि क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख कर लाए हैं कि बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, यानी इसी लाइन को हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब इसका अर्थ भी लिख लेना है कि बादलों की गरज ऐसी लगती है जैसे नगाड़े बज रहे हो, ठीक ना, और वे धरती की नई ताजगी और जीवन को जगा रहे हो, यानी बारिश से धरती फिर से हरी भरी और जीवंत हो जाती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने हल कर लिया, उसके आगे देखिए, यहां तक आपने हल किया, उसके आगे देखिए शब्द एक अर्थ अनेक, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधों का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे शब्दों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको कुछ वाक्य आपको बनाकर लाना है। तो हमने यहाँ पे बनाकर लाया है, देख लीजिए एक बार, आपको दिखा देते हैं, छापना है तो छापिए। जैसे बच्चा फूट फूट कर रो रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे फूट फूट का अर्थ कुछ अलग हो गया, ठीक ना। दीवारों से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई, ठीक ना। उसी प्रकार से धरती से जल की धारा फूट पड़ी। शत्रुओं ने मतलब दुश्मनों ने हमारे बीच फूट डालने की कोशिश की। तो इस प्रकार से आपको कुछ शब्द बनाना है, और भी आप चाहें तो बना सकते हैं। और एक तो यहाँ पे दिया ही है कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, तो यहाँ पे भी फूट शब्द का यूज किया गया है। तो इस प्रकार से आप अनेकों शब्द अनेकों वाक्य बना सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए आगे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्दों से बना है, जल और धड़। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। जैसे समुद्र, बादल, बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं। देखिए यहाँ पे बादल और समुद्र क्या करते हैं, जल को धारण करते हैं, इसलिए इन दोनों को आप जलधर बोल सकते हैं। कहीं जलधर लिखा है, इसका मतलब बादल भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है। दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्यों के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धड़ से मिलकर बने कुछ शब्दों और उनके अर्थ ढूंढ कर लिखिए। अब आपको क्या करना है कि धड़ से मिलकर मतलब कोई ऐसा भी शब्द है जिसमें धड़ लगकर शब्द को बनाया गया हो, उसको आपको क्या करना है कि इंटरनेट की सहायता से
खोजना है और खोज कर लिखना है, उसके अर्थ को भी लिखना है। हम यहाँ पे लिख करना है, एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे गीड़ी और इसमें हमने धर लगा दिया तो गीड़ीधर हो गया। और इसका अर्थ भी आपसे पूछ रहा है कि अर्थ बताइए, तो गीड़ीधर का मतलब होता है पर्वत का धारण करने वाला, ठीक ना। वैसे कृष्ण भगवान को भी शायद गिरधर बोलते हैं, क्योंकि वो अपने अंगुली पे पर्वत यानी पहाड़ को रख लेते हैं, इसलिए उनको गिरधर भी बोला जाता है, ठीक ना। मतलब वो गिरधर पर्वत या फिर पहाड़ का धारण करते हैं, ठीक ना। जटाधर, यहाँ पे भी धर आया, इसका मतलब होता है जिसके सिर पर जटाएं हो। जैसे जलधर का मतलब होता है ना कि बादल या समुद्र, उसी प्रकार से जटाधर का मतलब होता है जिसके सिर पर जटा हो। मुरलीधर का मतलब जो बांसुरी बजाता हो, ठीक ना, जो बांसुरी बजाता हो उसे मुरलीधर बोलेंगे। गदाधर जिसके पास गदा हो। चक्रधर जिसके पास चक्र हो या फिर जो चक्र का धारण करता हो। हलधर जो हल का धारण करता हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हल को धारण करने वाला, उसे हम लोग बोलेंगे हलधर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे ये भी कर लिया। अब देखिए शब्द पहेली, दिए गए शब्द जाल में प्रत्येक के उत्तर खोजें। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें, प्रत्येक के नहीं बल्कि प्रश्नों के उत्तर खोजें। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रश्न नीचे आपको दिख रहे हैं, इनका ही उत्तर आपको इन सब में खोजना है, ठीक ना। चलिए खोजते हैं, बहुत आसान है। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक प्रकार का वाद्य यंत्र क्या होता है, तो देखिएगा जैसे यहाँ पे आपकी कविता में भी चर्चा किया गया है नगाड़े का, तो उसी को यहाँ पे खोजिए। अगर नगाड़ा मिल जाए तो ठीक, और नहीं तो कोई और वाद्य यंत्र खोजेंगे, जिसे शंख मिल जाए तो भी ठीक है। बाकी पहले हम नगाड़ा की खोज करेंगे, क्योंकि नगाड़ा जो है ना इसमें कविता में उसकी बात हुई है, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे नगाड़, तो यहाँ पे क्या हो गया नगाड़ा, तो इसको आपको यहाँ पे लिख देना है नगाड़ा। उसी प्रकार से आंख के लिए एक अन्य शब्द खोजिए, तो आंख के लिए एक अन्य शब्द क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, ठीक ना। नयन क्या होता है, आंख को बोला जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें नयन, नयन यही होता है ना जी, तो नयन लिख दीजिए नयन, ठीक ना। इसके अलावा देखिए अब जल को धारण करने वाला, तो जल को कौन कौन धारण करता है, तो या तो समुद्र कर लेता है या फिर बादल कर लेता है। तो देखिए दोनों दिया है या फिर दोनों में से एक दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों दिया है या फिर दोनों में से एक खोजिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे खोजेंगे तो ना यहाँ पे बादल दिया है और ना ही यहाँ पे समुद्र दिया है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जल को धारण करने वाला को हम लोग जलधर भी तो बोलते हैं ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको जलधर मिल गया। अगर ये नहीं रहता तो बादल दिया रहता, क्योंकि बादल क्या होता है, जल का धारण करता है, फिर समुद्र दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे जलधर दिया है तो आपको लिखना है जलधर, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक प्रकार की घास, तो दूब आप लोग देखे होंगे, दूब क्या है, एक प्रकार की घास है जो आपके चैप्टर यानी पाठ में भी चर्चा हुआ है, ठीक ना। तो दूब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आंसू का समान अर्थी शब्द, तो देखिए अश्रु, अश्रु का भी मतलब होता है आंसू ही, यानी आंख से निकलने वाला पानी को हम लोग अश्रु भी बोलते हैं और आंसू भी बोलते हैं। तो ये दोनों का अर्थ समान हुआ, मतलब ये भी बोलेंगे तो आंख से निकलने वाला पानी और ये भी बोलेंगे तो आंख से निकलने वाला पानी ही। तो इसका आंसर यानी इसका आंसर अश्रु हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे लिख दीजिएगा। उसके आगे देखिए आसमान का समानार्थी शब्द, मतलब आसमान को और किस चीज जिससे हम लोग इसको बोल सकते हैं, तो अंबर भी बोला जाता है, आसमान को अंबर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अंबर। और उसके बाद देखिए एक ल यहाँ पे बच गया, पता ना इसका मतलब तो कुछ होता नहीं ना, अब तो क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पाठ से आगे यहाँ पे दिया गया है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपकी बात, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। जब बारिश आता है तो आपको कैसा फील होता है, मजा आता है या फिर कैसा लगता है, आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। बाकी हमने आपको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा हमने भी लिख कर लाया है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए। बारिश आने पर लिखिएगा, बारिश आने पर मुझे ठंडक
ठंडक और ताजगी का एहसास होता है। पानी की बूंदे और ठंडी हवा मेरे मन को शांति और सुकून देती है। बारिश का मौसम मुझे प्राकृतिक सौंदर्य और नयापन का अनुभव कराता है, जिससे दिल को राहत मिलती है। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बाकी आपको ये अपने अनुसार लिखना था, हमने तो आपका बस हेल्प किया है, लेकिन ये आप खुद से लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुद से ये लिखना था। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय और क्यों, बताइए। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है, आपको बताना है। कोई ऋतु आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ठीक ना, तो देखिए इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा कि वर्षा जो है ना, वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है, मतलब बहुत अच्छा मुझे वर्षा ऋतु लगता है। ठीक ना, ये भी आपके अपने अनुसार ही लिखना है, हम हेल्प कर दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये आपको खुद से लिखना है। ठीक ना, आपको कौन सा ऋतु अच्छा लगता है, अब हम बारिश लिख दे तो बारिश ही नहीं लिखना है, आपको ठंड भी अच्छा लग सकता है, गर्मी का ऋतु भी अच्छा लग सकता है। ठीक ना, तो हमको वर्षा ऋतु अच्छा लगता है तो हम लिखे है कि वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। वर्षा ऋतु के दिनों में बारिश में बहुत मजा आता है। भीगकर घर पहुंचने के बाद गर्म गर्म चाय पकौड़े के साथ बहुत मजा आता है। ठीक ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके उत्तर में लिख सकते हैं। उसके आगे देखिए, समाचार माध्यमों से प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यम इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता अब कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देख हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपकी कक्षा में ये काम करना है कि आपने कभी बहुत अधिक गर्मी या फिर बहुत अधिक ठंडी या फिर बहुत अधिक बरसात देखा है तो उसको आपने कक्षा में क्या करना है, बोलना है, बताना है सभी को। ठीक ना, मतलब जैसे टीवी पे समाचार नहीं चलता है कि बारिश के कारण ये चीज हो गई, भीषण गर्मी के कारण इतना सुखाड़ हो गया, इतने फसल मर गए, तो ऐसे ही आपको एक क्लास में आपको करना है, आपके खुद के लिए। ठीक ना, देखिए सृजन का मतलब होता है किसी चीज का बनाना या फिर जैसे कविता को रचना करना, कहानी को रचना करना या फिर कोई नई चीज का बनाना सृजन कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे नाम देना भी सृजन है, किसी चीज का आप नाम देते हैं, ये भी क्या है, एक नया खोज ही है। ठीक ना, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसके एक नाम लिखिए। ठीक ना, तो यहाँ पे ऊपर ये जो चित्र दिख रहा है ना, इसका आपको नाम लिखना है। तो देखिए ये क्या है, ये रेगिस्तानी लिली है। ठीक ना, रेगिस्तान में एक ऐसा पौधा होता है, वही ये पौधा है जिसका नाम होता है रेगिस्तानी। रेगिस्तान का मतलब क्या होता है, जहाँ पे केवल बालू ही बालू, उसे रेगिस्तान बोलते हैं। तो ये क्या है, रेगिस्तान में उगने वाला एक फूल है या फिर पौधा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी लिली बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका नाम दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन्हें भी जाने। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको भी आप जानिए। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बाजार नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, बिल्कुल है, जो कि आपने पढ़ा है। ठीक ना, नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोल, मतलब पीटने पे बजता है। ढोल, नगड़ा, डमरू, डफली, ये सब क्या है, पीटिएगा ना, उस पर चोट दीजिएगा तब बजेगा। जैसे शंख, बांसुरी, ये सब चीजें जिसमें फूंकेंगे तो बजता है, उसमें हवा देंगे तो। ठीक ना, बाकी ये सब चीज के लिए पीटना पड़ता है। नगड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पे गाए जाने वाले संगीतों में इसका प्रयोग होता है। जो गाना हम लोग गाते हैं उसमें इसको बजाकर और उसको क्या किया जाता है, और मजा से गाया जाता है। ठीक ना, नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली तथा दूसरी की मोटी होती है। ठीक ना, इसमें कुछ हल नहीं करना था, आगे आपको दिया है हल करने के लिए। इसमें उत्तर कुछ नहीं लिखना है, केवल पढ़ने के लिए था। खोजबीन, आपके यहाँ उत्सव में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में
जानकारी एकत्र करे और अपने समूह में चर्चा करे। ठीक ना, आपके यहाँ अब बताइए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है जब आपके घर पूजा या फिर कोई उत्सव होता है, तो आप लोग क्या यूज करते हैं, क्या बजाते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो लिखिएगा, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, बाकी यहाँ से छाप लीजिए। अगर लिखना चाहें तो यहाँ से भी छाप सकते हैं, या फिर आप देखे होंगे आपके गांव में क्या बजता है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, हमारे यहाँ उत्सव में ढोलक, नगड़ा, डमरू, डफली, हारमोनिया, गिटार आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी हल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इंद्रधनुष बनाएं। अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे इंद्रधनुष बनाना है। ठीक ना, बारिश की बूंदे न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये मतलब जीव जंतु, जैसे गर्मी में हम लोग का हालत बिगड़ जाता है, जब गर्मी बहुत तेज होती है तो कैसे हम लोग की स्थिति हो जाती है, एकदम कहीं रहने का मन नहीं करता है। जब बारिश होता है तो कितना हम लोग का जीवन को क्या कर देती है, राहत पहुंचा देती है। जीव जंतु मतलब हम लोग, फिर जो जानवर है उन लोगों को भी, हम लोग भी तो जीव ही है ना, और बल्कि धरती को हरा भरा। और हम ही लोग को मजा केवल नहीं आता है, धरती को भी मजा आता है, एकदम हरी भरी हो जाती है। कभी कभी ये बूंद आकाश में बहुरंगी छटा निखारती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक ना, बहुरंगी का मतलब हुआ कि बहुत अधिक रंग वाला, कई रंग वाला। ठीक ना, आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए। जब बहुरंगी मतलब 7 रंग होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो 7 रंग वाला आपको क्या करना है ना कि एक इंद्रधनुष बनाना है और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए, इसे कोई प्यारा सा नाम दीजिए। ठीक ना, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कविता को हम लिख दे रहे हैं और बाकी फिगर जो है ना, फिगर के लिए हम क्या कर रहे हैं ना कि जो इसका चित्र है ना वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, उसको छाप लीजिएगा। ठीक ना, बाकी देखिए यहाँ पे हम कविता लिख दे रहे हैं, जो फिगर होगा वो हम आपको दिखा देंगे, वो बना लीजिएगा। ठीक ना, फिर इंटरनेट पे भी सर्च कीजिएगा ना इंद्रधनुष का चित्र, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, जिसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, बारिश के बाद आसमान मुस्काया। अगर आप लोग लिखना चाहें एक बार बोल देते हैं, जो लिख ले रहे हैं वो ठीक है, नहीं तो हम फिर लिखेंगे। ठीक है, बारिश के बाद आसमान मुस्काया, 7 रंगों का जादू छाया। आसमान के बाद आसमान मुस्काया, सॉरी आसमान बोल दिए, बारिश के बाद आसमान मुस्काया, 7 रंगों का जादू छाया। ठीक ना, उसके आगे लिखिएगा, लाल पीला हरा भी आया, नीले गगन में रंग सजाया, इंद्रधनुष ने दिल को भाया, धरती पर सुंदर सपना लाया। ठीक ना, तो इस प्रकार से कविता लिख सकते हैं। बाकी अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ से छापना शुरू कीजिए। बारिश के यहाँ पे लिखना है बाद, छूट गए, बारिश के बाद आसमान मुस्काया। ठीक ना, उसके बाद लिखिएगा कि 7, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 7 रंगों का जादू छाया। ठीक ना, उसके आगे फिर आपको लिखना है कि लाल, दिख रहा है ना आपको, लिखिएगा उसके आगे कि लाल पीला हरा भी आया। ठीक ना, देखिए यहाँ पे 3 ही नाम है, लाल पीला हरा, 3 ही रंग है। बाकी इसके अलावे अभी और भी कितने, 3 है ना, तो 4 और होता है, टोटल 7 रंग होता है। ठीक ना, तो ये कविता के लय के लिए 3 ही रंग लिखा गया है। बाकी इसमें क्या होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक ना, नीले गगन, गगन मतलब आसमान में रंग सजाया, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ने दिल को भाया। उसके आगे लिखिएगा कि धरती पर सुंदर सपना लाया। ठीक है, तो इस प्रकार से कविता हो गया।
इसको लिख लीजिएगा और यहाँ पे आपको इंद्रधनुष का फिगर दिख रहा है, उसको छाप लीजिएगा, ठीक ना। बाकी हम इंद्रधनुष बनाने लग जाएं तो उतना फिर मुझे कलर चाहिए, फिर टाइम चाहिए, फिर लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक ना। तो आपको खुद से करना है, इसको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। और बाकी चलिए, और देखिए इसका क्या बोला था ना कि इसके कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं, इसके ऊपर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, रंगों का राजा। बहुत अच्छा नाम है, ये अपने अनुसार नाम देना है आपको। बाकी हमें ये लग रहा है कि रंगों का राजा ये बहुत अच्छा नाम है, इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं रंगों का राजा, ठीक ना। इसके ऊपर लिख लीजिएगा रंगों का राजा। जैसे इस कविता का नाम क्या है, इस पूरे कविता का नाम पहली बूंद है ना, तो उसी प्रकार से जैसे आपने एक कविता लिखा तो इसका नाम क्या दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा रंगों का राजा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। या फिर इसके अलावे आप कोई और भी आपको नाम सूझ रहा है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम जो लिख दिए वही आपको लिखना है, ठीक। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है। तो देखिए आगे क्या है ना कि एक और छोटा सा यहाँ पे कविता बोल सकते हैं है, ठीक ना। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है कि एक बूंद, इसका नाम है ज्यों निकल कर। देखिए यहाँ पे जो है ना इसको लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका हरिऔध भी इनको बोला जाता है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय भी इनको बोला जाता है। देखिए ये क्या है ना कि ये एक ऐसे यहाँ पे एक बूंद कविता को लिखे, कविता बोल सकते हैं इसको, जिसमें ये एक बूंद जो होती है ना बारिश की, उसके बारे में बताएं कि वो क्या सोच सकती है, ठीक ना। तो देखिए वो जो बूंद है ना वो सोच रही है कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। मतलब यहाँ पे ये है ना कि जो एक बूंद होती है ना बारिश की, वो क्या होगा कि बादल की गोद से निकलकर थोड़ा दूर ही आगे बढ़ी है, तब उसके मन में ख्याल आता है, सोचने फिर यही मन में लगी। मतलब बार बार उसके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों घर छोड़कर मैं यूं आगे बढ़ी। मतलब कहीं भी आप अपने घर को छोड़ के जाते हैं घर से दूर, तो आपको भी ऐसा याद आता होगा अपने घर के बारे में। वैसे ही इस छोटी सी पानी की जो बूंद है ना उसके साथ भी हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे कवि बोले कि ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, इसका मतलब है कि एक पानी की बूंद बादलों के बीच से बाहर निकलती है, यानी बादलों से वो बाहर निकलती है, और थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। और वह क्या होती है ना, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, मतलब बादल से निकलकर थोड़ा सा ही आगे बढ़ी है। सोचने लगती है फिर कि बार बार वो सोचती है बात कि मैं क्यों अपने घर को छोड़कर आई, ठीक ना। इस प्रकार से कविता था, छोटा सा कविता था, बहुत अच्छा है। एक बादल की एक बूंद क्या सोच सकता है उसको लिखे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। बाकी इस प्रकार से अध्याय समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।